नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो हमारी परंपरा चल रही है, उसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या योगदान है। मैं पॉइंट टू पॉइंट इजी वे में आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या क्या योगदान है, वो जानने से पहले हम थोड़ी द्विवेदी जी के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। बेसिक जानकारी होनी भी ज़रूरी है। और आज का ये जो हमारा सेशन है वो हर परीक्षा की दृष्टि से शानदार होने वाला है। प्लीज़ आप हमारे वीडियो को पूरा देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो देखो, अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए भी द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ, तो आपको बताना है 1907 में हुआ। कितने में हुआ? 1907 में हुआ। जन्म स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आंसर देना है छपरा। छपरा एक ऐसा स्थान है। बलिया उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ जन्मे? छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। कब जन्मे? 1907 में जन्मे, आपको ध्यान रखना है। मृत्यु पूछे तो 1979 के अंदर हुई, ठीक है। 1979 के अंदर कब हुई मृत्यु? 1979, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैंने द्विवेदी जी के जीवन से संबंधी महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण जीवन से संबंधी बातें हैं उनको आप ध्यान रखना है। एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। प्लीज़ आप लेसन को पूरा देखना। 1927 यानी कब जन्मे? 1907। कितने साल बाद? 20 साल बाद। 1927 के अंदर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हाई स्कूल उत्तीर्ण किया। कौन सा स्कूल? हाई स्कूल उत्तीर्ण किया। उसके बाद उसी सन में क्या हुआ देखो, 1927 में भगवती देवी से क्या हो गई? क्या हो गया? विवाह हो गया, शादी हो गई, ठीक है। और 1929 के अंदर संस्कृत साहित्य में शास्त्री किया। अब आपसे ये पूछ लिया जाए भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शास्त्री कब किया, किस सन में किया, कहाँ से किया, किस में किया? तो संस्कृत साहित्य में किया। और कब किया? 1929 में किया, ठीक है। और शादी कब हुई? 1927 में हुई। और जब आगे देखो, आगे लिखा है 1930। 1930 के अंदर द्विवेदी जी को क्या मिला? आचार्य की उपाधि मिली। जब हमने देखा है ना, नाम की आगे जो आचार्य लगता है वो कब प्राप्त हुआ, कहाँ से हुआ? ज्योतिष, ज्योतिष विषय में। किस विषय में? ज्योतिष संबंधी जो ज्ञान था उस विषय के अंदर आचार्य की उपाधि मिली। कब मिली? 1930 के अंदर। और उसी सन में 1930 में द्विवेदी जी ने क्या किया? शांति निकेतन में हिंदी विषय का अध्यापन है वो शुरू कर दिया, ठीक है। और वहाँ पर कितने साल रहे? 20 साल। अब यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, अभी शांति निकेतन हिंदी विषय का अध्यापन द्विवेदी जी ने कब शुरू किया? तो 1930 में किया। फिर हिंदी विषय का अध्यापन कहाँ किया? शांति निकेतन से किया। कितने साल रहे? 20 वर्ष। कितने वर्ष से? 20 वर्ष। जो 20 वर्ष यहाँ मतलब कार्य किया, तो कौन सा सन आ जाता है? 1950। आगे 1950 में क्या हुआ देखो, 1950 में क्या हुआ? काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बने। ये देखो द्विवेदी जी के समय की बात है। कभी टाइम ऐसा था 1927 में हाई स्कूल पास किया था हिंदू विश्वविद्यालय से, लेकिन आज 1950 की जब बात आई तो देखो क्या है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर हिंदी विभाग के प्रोफेसर या अध्यक्ष बने, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखो आप, आगे 1957 के अंदर पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब प्रश्न ऐसे बन सकता है भी पद्म भूषण कब मिला? 1957 में मिला। पद्म भूषण चार नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इनमें से किसको पद्म भूषण मिला है? तो आपको ध्यान रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है 1957 में। अब 1962 की बात आए तो एक पुरस्कार और फिर आ जाता है द्विवेदी जी के पास, बंग साहित्य अकादमी के द्वारा
टैगोर सम्मान मिला। बंग साहित्य अकादमी के द्वारा टैगोर सम्मान द्विवेदी जी को कब दिया गया? 1962 में दिया गया, ये आपको याद रखना है। फिर जब 1972 की बात करते हैं तो देखो 1972 के अंदर आजीवन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष रहे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 1972 में आजीवन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के अंदर। अब एक आपको बात याद रखनी है, 1973 के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी द्विवेदी जी को मिला है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप नोट कर लेना। 1973 के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है किसको? द्विवेदी जी को। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो आप, हमारी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा चल रही है। अब हम उसके बारे में थोड़ा नॉलेज करेंगे, देखेंगे द्विवेदी जी का क्या योगदान रहा है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में। तो वैसे विशेष कोई पुस्तक तो इन्होंने नहीं लिखी, मतलब एक स्पेशल पुस्तक नहीं लिखी हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा लेखन में। इनकी काफ़ी रचनाएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो रचना मैंने दी है वो आप ध्यान दें। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में रचना की। अब आपसे पूछ ली जाए भी हिंदी साहित्य की भूमिका के मतलब कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई? 1940 में लिखी गई, ये आपको याद रखना है। फिर दूसरी पुस्तक हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। तीसरी हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952-53। तो अब इसका क्रम भी पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य की भूमिका 40 है, हिंदी साहित्य का आदिकाल 52 है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास है वो 52-53 है। तो एग्जाम में क्रम के हिसाब से भी पूछा जा सकता है, और या फिर ये तीनों दे दी जाए, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और एक और किसी अन्य रचना का नाम दे दिया जाए और पूछ लिया जाए भी इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो द्विवेदी जी की नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है भी हिंदी साहित्य की भूमिका नंबर 1 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952-53। अब हम जानेंगे महत्वपूर्ण तथ्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में हम जानेंगे भी। जो आचार्य हजारी प्रसाद रामचंद्र शुक्ल जी जो हुए हैं, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आपने नाम सुना होगा, हिंदी साहित्य परंपरा इतिहास लेखन में बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन जो शुक्ल जी ने जो योगदान दिया उसका खंडन किसने किया, ये हम जानेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आचार्य शुक्ल जी की अनेक मान्यताओं का क्या कर दिया? खंडन कर दिया। कैसे? देखो, एक नंबर पर तो ये खंडन किया कि शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीरगाथा काल नाम दिया। क्या नाम दिया? वीरगाथा काल। लेकिन द्विवेदी जी ने क्या कर दिया? आदिकाल को आदिकाल ही नाम दे दिया। और क्या बोल दिया? जो मतलब शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में इन 12 रचनाओं को जो आधार बनाया, ये रचनाएं खुद क्या नहीं है? प्रमाणिक नहीं है। तो फिर ये वीरगाथा काल नाम कैसे प्रमाणिक होगा? इस प्रकार जो शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया उसका खंडन किसने किया? द्विवेदी जी ने किया। याद रखना है किस नाम से? आदिकाल को आदिकाल नाम कहना ही ज़्यादा उचित समझा, वीरगाथा काल कहना उचित नहीं समझा। कहने मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि जब ये 12 रचना खुद प्रमाणिक नहीं है तो फिर इसके आधार पर किया गया ये हिंदी साहित्य इतिहास जो रचा गया है उसके आधार पर, तो ये कैसे प्रमाणिक हो सकता है? तो एक नंबर पर तो याद रखना है इस नाम को लेके खंडन किया। 2 नंबर पर देखो, 2 नंबर पर प्रमाणिकता पर उन्होंने क्या लगा दिया? जो मतलब शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 जो शुक्ल जी ने लिखा, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा लेखन में जो योगदान दिया उस पर क्या कर दिया उन्होंने? प्रमाणिकता का प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि भी ये प्रमाणिक नहीं है। क्यों नहीं है? जो 12 रचनाओं को आधार बना के शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य इतिहास की रचना की 1929 में, वो पुस्तकें ही प्रमाणित नहीं है, तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास है वो कैसे प्रमाणित हो सकता है? नंबर 2 पर आप देखो भक्ति काल का उदय, भक्ति को लेकर भी
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या किया है, खंडन किया है। कैसे किया है, देखो शुक्ल जी का मत है उस टाइम क्या था, मुसलमानों के अत्याचार की वजह से जो हिंदू जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, परेशान थी। तो शुक्ल जी का मानना है, शुक्ल जी का मत है कि पराजित हिंदू जाति की निराशा ही भक्ति का उद्देश्य है। मतलब जो जनता परेशान हो गई, कोई चारा नहीं बचा, तो वो क्या कह रहे हैं कि ईश्वर की शरण में चले गए। शुक्ल जी का मानना था कि मुसलमानों के अत्याचार से जब हिंदू जाति पराजित हो गई, परेशान हो गई, तो उसके पास कोई चारा नहीं बचा, तो वो कहाँ चले गए, ईश्वर की शरण में चले गए। और उसके बाद क्या हो गया, भक्ति का उदय हो गया। लेकिन द्विवेदी जी ने इस पर क्या कर दिया, क्रॉस लगा दिया। द्विवेदी जी ने बोला भी ऐसी बात सत्य नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, विपराजित जनता की वजह से भक्ति का उदय हुआ है, इस्लाम के प्रभाव से भक्ति का उदय नहीं हुआ है। द्विवेदी जी ने इसका खंडन कर दिया। अब 3 नंबर पर कौन सा खंडन किया है, देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया, कबीर जी की उपेक्षा कर दी। ठीक है, वो मतलब कबीरदास जी को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। तो द्विवेदी जी ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और प्रमाणिकता के साथ शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास का खंडन करते हुए कहा भी जो कबीरदास जी है उसका बहुत महत्व है। ठीक है, अब नीचे जो नेक्स्ट मैंने लिखा है वो देखो, एक विद्वान है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार क्या लिखा गया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी क्या कहते हैं, वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल जी की अनेक धारणाओं रचनाओं को चुनौती देते हुए उनके सहबल यानी बल के सहित प्रमाण के आधार पर खंडित किया है। अब देखो इस क्वेश्चन में 3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। देखो पहला नंबर ये देखो आप, वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल जी की अनेक धारणाओं स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सहबल यानी बल सहित प्रमाण के आधार पर खंडित किया है। भी ये कथन किसका है, तो आंसर आपको देना है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। अब दूसरा ये देखो, वस्तुतः वे पहले व्यक्ति, वे शब्द यहाँ किसके लिए आया है, किसके लिए आया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लिए आया है, ध्यान रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मान्यताओं धारणाओं का खंडन किसने किया है, द्विवेदी जी ने किया है। तो वे शब्द किसके लिए आया है, ये पूरा मतलब सेंटेंस देकर, ये पूरी परिभाषा देकर गुप्त जी की आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है यहाँ वे का क्या मतलब है, वे किसके लिए आया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लिए आया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3 रूप से खंडन कर दिया, भक्ति को लेकर खंडन कर दिया, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम कहा उसको लेकर खंडन कर दिया, और फिर कबीर जी की उपेक्षा की, कबीर जी की आलोचना की तो कबीर जी को लेकर कर दिया। लेकिन अब देखो आदिकाल को आदिकाल का नाम किसने दिया, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है द्विवेदी जी ने, और ये सर्वमान्य मत है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सर्वमान्य मत है। और आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा, किसने कहा, भी आदिकाल है उसमें सबसे ज्यादा विरोध हुए हैं, व्याघात हुए हैं, ये किसने कहा, ये कहा द्विवेदी जी। नेक्स्ट एक कथन लिखा है मैंने, देखो आप, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। ये किसके लिए कहा गया है, तुलसीदास जी ने ही समन्वय की भावनाओं पर ये विचार किया गया है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। ठीक है, आज बस यहीं तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट विद्वान के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।